अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत आलिया के डिवीजन बेंच ने साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया है, जिससे जेल ट्रायल की अब तक की कार्रवाई कलअदम हो गई है। ताहम ट्रायल जज की तैनाती पर पीटीआई का एतराज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इस रिलीफ से चेयरमैन पीटीआई की अमूमी मुश्किलात किसी हद तक कम होंगी, क्योंकि इसी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस सुनना है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। आज होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान दिलचस्प मकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा कि नैब को दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आधा घंटा चाहिए होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हम इसका यह मतलब लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना। अब देखना है कि ट्रायल कोर्ट फैसले के दिफा में नैब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। जहां 2 साबिक वज़राए आज़म के अहम केसेस की कार्रवाई जारी है, वहां एक और अहम पेशरफ भी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इमरान पर अपना घर बर्बाद करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। शाहजेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया उन्होंने और इस इंटरव्यू में ये गुफ्तगू की है। सवाल यह है कि खावर मानिका के इल्ज़ामात या इंकशाफात के सियासी असरात क्या हो सकते हैं। क्या इससे चेयरमैन पीटीआई की अखलाकी पोजीशन पर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आज चेयरमैन से मुलाकात के बाद पीटीआई वकला ने खावर मानिका के इंकशाफात को झूठ करार दिया। ज़ाहिर है उन्होंने झूठ करार देना ही था, लेकिन हस्बे मामूल इस तरदीद से पहले ही पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड एक्शन में आई और इस मामले पर सवाल उठाने वालों की किरदार कुशी दबाकर उन्होंने की है। शाहजेब खानज़ादा साहब ने एक इंटरव्यू किया है, लेकिन उनकी फैमिली के ऊपर क्रिटिसिज्म जिस तरीके का किया गया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मानिका के स्पेसिफिक इल्ज़ामात का दलील के सवाल जवाब दिए जाने के बजाय सियासी ट्रोल्स और गाली गलोच ब्रिगेड है इनके पास, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करने वाले जर्नलिस्ट और मुखालिफ सियासतदानों को टारगेट करना शुरू कर देता है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जिस तरह मैंने कहा, वो कम है। आप किसी के काम से इत्तेफाक, इख्तिलाफ, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह फैमिलीज़ के ऊपर अटैक किए जाते हैं और जिस तरीके से ट्रोलिंग की जाती है, इसका कोई हल रियासत को मुकम्मल तौर पर निकालना होगा। क्योंकि आप किसी के काम से इत्तेफाक इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि आप उसकी फैमिलीज़ को अटैक करें। जहाँ तक सवाल इनका है तो ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद हैं, और जिनको पता नहीं है उनको पता होना चाहिए कि जिन कैरेक्टर्स का नाम आज टीवी के ऊपर आया, चाहे वो खावर मानिका साहब आज इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी पंजाब के अंदर 7 साल इनकी जो है 5 साल जो है वो इनकी चलती रही है, और इसके अलावा भी जिन जिन किरदारों के नाम आ रहे हैं उनके इख्तियारात यहाँ पर चलते रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे हुक्मरान जब बड़े बड़े दावे करते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको जो है वो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो बहुत ही अफसोसनाक है। इसके अलावा ज़रा बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब के केपीके के दौरे पर, जहां नून लीग उनके निशाने पर है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़ कुछ और है। इन तमाम इशूज़ पर आज हमने बात करनी है कि पीपल्स पार्टी में जो है जरदारी साहब थोड़े से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब का स्टांस मुख्तलिफ है, और अहम इशूज़ पर हमने बात करनी है। मानों का तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं IPP की, कादिर मंदोखेल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अज़हर सिद्दीक साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, और हसन अयूब साहब हैं सीनियर तज़कियाकार। अब प्रोग्राम का आगाज़ मैं ज़रा हसन आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आपने मियाँ साहब के साथ भी बात की है और यही सवाल आपने उनके सामने भी रखा है, जिसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि रियासत मदीना की बात नहीं करनी। आपकी क्या और बात हुई है या उनका क्या ख्याल है कि इस इंटरव्यू से या इस तरह की चीज़ों से क्या PTI को और भी डैमेज होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये थी कि नवाज शरीफ साहब वो अदालत में पेशी के मौका पर कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ये क्वेश्चन उनको थ्रो करूँगा। मैं तो गया था मिलने के लिए उनको। जब उनको मिला, सलाम दुआ की, तो मैंने उनसे पहले सवाल पूछा। मैंने कहा मियाँ साहब, आपने खावर मानिका साहब का इंटरव्यू सुना है कि देखा है? तो कहते हैं जी देखा है। तो मैंने कहा जी क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आप वही कहते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको याद होगा शायद 4-5 साल पहले बड़ा सख्त किस्म का वो दुर फुटे मुँह वाली उन्होंने बात की थी। वो एग्जैक्ट जो लाइन है वो मुझे याद नहीं है उसकी। अच्छी बात है वैसे, नेशनल टीवी पर अगर कोई ऐसी लाइन नहीं, वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर तमाम चैनल से चलाई थी वो। तो अच्छा बात भूल गए, लेकिन अखलाक से गिरी भी बात नहीं, अखलाक से बुरी बात नहीं थी। अच्छा। तो वो जब वो बात मैंने की तो उस पर मियाँ साहब ने कहा कि भाई उनको रियासत मदीना की बात नहीं करनी चाहिए थी। यानी देखिए, सियासत है, सियासत अपनी जगह है, हर इंसान का किरदार भी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने मुख्तसर और जामे उसको रिस्पॉन्ड किया, जो कि उनके साथ एक मैंने वैसे ही क्वेश्चन थ्रो कर दिया था, तो उन्होंने जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी हद तक उन्होंने जो बात की है वो दुरुस्त की है कि हमें रियासत मदीना के जब दावे करें और रियासत मदीना बनाने के दावे करें, तो फिर किरदार भी
यानी उस तरह के जो रियासत मदीना के शहरी थे उनके करीब करीब भी शायद मुमकिन नहीं है, उनके आधा भी हो जाता तब भी आप जो है वो बात कर सकते थे। लेकिन इस किस्म का अगर आपका किरदार है माजरत के साथ, तो फिर मैं खुद जो है कोई अच्छे किरदार का आदमी नहीं हूँ, हम तमाम गुनाहों के पुतले हैं, लेकिन फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए और बिलखुसूस सियासत के अंदर इस्लाम को उस तरीके से नहीं लेकर आना चाहिए। अब मैडम फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद हैं, तो आम यकीन से मैं कह सकता हूं कि उन्हें भी उस वक्त पार्टी पॉलिसी के तहत ये रियासत मदीना की बात करनी पड़ती होगी, लेकिन रियासत मदीना की बात करने से पहले मैं अगर बात करूँगा तो मुझे बड़ी हिचकिचाहट होगी, क्योंकि मैं खुद बड़ा गुनहगार आदमी हूँ। ठीक, फिरदौस साहबा, ये जो एक तो जाहिर है अभी हसन इनकी बात हुई है मियाँ साहब से, ये तो वो बता रहे थे उन्होंने क्या बोला, वो एक क्लिप छोटा सा हमारे सामने सरफेस हुआ, मेरा ख्याल था शायद कुछ और भी मजीद बात हुई होगी। लेकिन ये जो एक कल्चर है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप किसी पे तनकीद करें और उसके बाद जो किरदार कुशी शुरू हो जाती है, धमकियाँ शुरू हो जाती हैं, ज़ाहिर है ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया ये सब चीज़ें फेस करता रहा है, लेकिन ये जो कल्चर है बजाय इसके कि सियासी तौर पर दलील से जवाब देने के, तनकीद का जवाब तनकीद से देने के, मुखालफत का जवाब मुखालफत से देने के, किरदार कुशी शुरू कर दी जाती है। इस कल्चर के साथ जो है वो किस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली हमने देखा, आप ज़रा आपने पीटीआई को बहुत क्लोजली देखा, सारी चीज़ें देखी, जो अभी खावर मानिका साहब बात करें, क्या इस मौजू पे बात ही नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक आपकी है या पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल एक आपकी पर्सनल लाइफ है और वो यकीनन आपकी ज़ात तक है और आपको आप आंसरेबल नहीं हो किसी के। ये उस शख्स के लिए है जो नॉन पॉलिटिकल है, जिसका अवामी इश्यूज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो अवाम को जवाबदेह भी नहीं है। जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं और जब आप पॉलिटिकल किसी जमात के लीडर होते हुए फिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं और बन भी जाते हैं, तो फिर पूरी कौम की नज़रें आप पे हैं और फिर आप एक रोल मॉडल हैं और आपका कंडक्ट जो है वो पूरे दुनिया के सामने एक पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स के तौर पे जो आपकी 22-24 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, तो वो जब भटकता है या उसकी ज़ाती फ़ेल जो है वो अगर इस तरह से घिनौने किरदार में बदल जाते हैं और पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ चेयरमैन ही नहीं है किसी जमात के, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली, रीजनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और कौम उनको हीरो के तौर पे देखती है, उनका एक अपना फ़ैन क्लब है और एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उन पे ज़िम्मेदारियाँ एक आम शहरी से ज़्यादा है। आम शहरी के पास गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जो लोग फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे होते हैं उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। और फिर एक ऐसी गलती से ज़्यादा इतना बड़ा ब्लंडर कि जो आपकी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ को पामाल कर दे और जो आपके चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस हमारे माशरे के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ आपके बाईलाज हैं, कुछ हमारी रवायात के साथ जुड़े रिश्ते ताल्लुक़, कुछ तहजीब व तमद्दन और कुछ हमारा फ़ख्र एक एशियाई माशरे के अंदर, एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हमें कुछ रख रखाव चाहिए होता है, कुछ वज़ादारी चाहिए होती है, तो ये कुछ मसलतन हमें चीज़ें जो हैं वो हैंडल करनी होती हैं। लेकिन जब ये आप सारे रिश्तों को, सारे पर्दों को फाश करते हुए आप एक ऐसे अमल की तरफ चल पड़ें कि जो पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाए और बुढ़ापे के अंदर वो मुआशके की दास्तानें रोमियो जूलियट की शक्ल में जब ज़बान ज़द आम हो जाए और एक पीर साहब जो हैं वो अपने मरीद से मुआशका लड़ा के ख़ातून अव्वल बनने की ख्वाहिश ले के पूरी कौम की जो तकदीर है उसको दाव पे लगा दें, तो ये वो सारे अमाल जो है वो रूटीन प्रोसेस नहीं है। ये कोई पाकिस्तान के माशरे के अंदर इसकी हौसला अफजाई नहीं है, कोई लोग भी इसको कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हाँ, जो मानिका साहब ने टाइमिंग सेलेक्ट की है उस पर कंसर्न हो सकता है कि भाई एक शख्स के घर में नकबजनी हो रही थी, उसकी गैरत पे, उसकी इज्जत पे हमले हो रहे थे और वो शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर का मरीद कहलाता हो
और वो इतनी खामोशी साध ले, आंखें बंद कर ले और उस डकैती और नकबजनी को होते देखता रहे। और जब वो वज़ीर आज़म के उस सिंहासन से बच्चे बेनिफिशरी भी बन जाएं, असासे भी बढ़ जाएं, फिर हर तरह का उस सिस्टम से आप फ़ायदा उठा लें, तो फिर एकदम से आपका ज़मीर जाग जाए और गैरत जाग जाए और आपको अपनी इज्जत पे लगे जो घाव है फिर वो कौम के सामने लाने पड़े, तो ये एक सवालिया निशान है। और यकीनन अगर मानिका साहब का ये उनका मैटर जो है वो मीडिया की जीनत बना है, लेकिन जो आप गालम गलोच ब्रिगेड का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वो फितना था जिसके बीज बोए गए, जो नौजवान नस्ल की तबाही हुई, जो हमारी वो यूथ जो थी उसके जहनों में जो गंदगी का बारूद भरा गया, जो स्किड मिसाइल हमने तैयार किए थे कि हमारी वो एसेट है, हमारा बहुत कीमती असासा है वो यूथ, उसको हम गलत टारगेट पे चला रहे हैं, किसी की पगड़ी उछालने के लिए, किसी की माँ बहन की इज्जत को पमाल करने के लिए और अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए लोगों के घरों को उजाड़ना, उनकी फैमिली नाम्स जो है उनको तहस नहस करना और फिर अप्रिसिएशन लेना, ये वो पीटीआई कल्चर है जिसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। और इसकी जद में कोई भी आता है, कोई भी शख्स जो है जो उनकी ख्वाहिशात के बरक्स बोलेगा वो निशाने इबरत बनेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखिए ना, मैं बहुत जितने सहाफियों ने भी इंटरव्यूज किए, वो उनकी राय थी, उनकी चॉइस थी कि वो क्या करना चाहते हैं, उस पर तनकीद, उस पर तारीफ, तौसीफ सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिस नौयत के ज़ाती हमले किए गए, जिस तरह का पर्सनल अटैक किया गया, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। सहाफत का सबका अपना अंदाज हो सकता है और आप भी किसी पर तनकीद कर सकते हैं, आप पर भी तनकीद हो सकती है, लेकिन पर्सनलाइज होकर जिस किस्म का तमाम लोगों के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया। मधुखेल साहब, आपके ख्याल में जो चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ामात आयद किए हैं खावर मानिका साहब ने, आप क्या समझते हैं वो इल्ज़ामात जो है वो ये पीटीआई से मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं, क्योंकि जिस किस्म का रिएक्शन वहाँ से आता है, ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी हो जाए तो किसी ने तस्लीम नहीं करना और इतनी अंधी अकल ये कोई कल्ट ही इख्तियार कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी सूझबूझ रखते हैं, दिमाग रखते हैं, तो चाहे आपका कोई भी लीडर हो, आप उससे इत्तेफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की फॉलोइंग है, जिस किस्म का स्टांस है, जिस किस्म का कल्ट है, उससे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने हर सूरत कहना है कि हमारा महात्मा जो है वो महान है, हमारा बुद्ध जो है वो सबसे अजीम है, उसके बाद नंबर शुरू होता है। तो तनकीद से तो कोई भी मुबर्रा नहीं है, ना मैं ना आप, हम में से कोई भी मुबर्रा नहीं है, लेकिन ये खाका बना लिया गया है कि हमारे लीडर के ऊपर अगर बात की तो जो है वो फिर किसी की भी इज्जत हम नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के ख्याल में ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफ हैं, ये किस तरह आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इससे हमदर्दी की जाए, कसूरवार ठहराया जाए? जो कल इंटरव्यू था उस पर आप लोगों की क्या राय? देखिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इससे पहले भी इस तरह चीज़ें आई है और मैंने पार्टी के अंदर डिस्कस की है, तो पार्टी किसी तौर पे इन चीज़ों के ऊपर न तो डिस्कस करती है ना हम उनकी हिमायत करते हैं। हमें पीटीआई के ख़िलाफ़, उनकी कारकर्दगी के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत चलाने के ख़िलाफ़ हमारे पास बहुत सारे मवाद थे और जिसके लिए हमने अदम एतमाद की तहरीक शुरू की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नून लीग बार बार मना कर रही थी फ़िगर कम है, वो फ़िगर भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी अक्ल दानिश से वो पूरी कर दी है और पाकिस्तान की तारीख़ में पहला अदम एतमाद की तहरीक भी पास करा दी है। तो लिहाजा मुझे आप माफ़ी दे दे इस डिस्कशन में कि मैं किसी पर्सनल केस में गुफ्तगू करूँ, उसको सही या गलत कहूँ। मुझे सियासी तौर पे लड़ना है इमरान खान से और दूसरी पार्टी से, मैं किसी फैमिली पे डिस्कस नहीं करूँ। तो आपके ख्याल में ये इर्रेलेवेंट है बात और ये डिस्कशन इर्रेलेवेंट है और पीपल्स पार्टी का भी यही ऑफिशियल स्टांस है? देखिए, हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास इमरान खान साहब की, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी, उनकी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, उनकी पार्टी स्ट्रक्चर, उनकी बहुत सारी चीज़ों से हमें इख्तलाफ था और इख्तलाफ है और हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या रह गई कि सियासत के हम जाके फैमिली के अंदर घुस के और इनके रिश्ते और ये सारी चीज़ें हम सियासत में डिस्कस करेंगे, ये तो ना हमारा कल्चर इजाज़त देता है ना हमारी पार्टी इजाज़त देता है। जो गाली गलौज कल्चर है, जो आप ट्विटर पर अस्सलाम वालेकुम लिखें, तो अगर आप उनके हमायत नहीं करते तो वो आपको माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देते थे।
मतलब माँ बहन की गालियां देते हैं। तो ये कल्चर जो है ये किसने परवान चढ़ाया है, ये माशरे के अंदर खराबी कौन लेकर आया है, इस पर तो सवाल पूछ सकते हैं ना आप। मैं आता हूं मंदुखेल साहब ने तो अपना स्टांस वैसे उन्होंने पार्टी की पोजीशन ही क्लियर किया, वो समझते हैं कि जाती इन इश्यूज के ऊपर वो समझते हैं बात नहीं होती। इसका आप सवाल का जवाब वो आपको देंगे। अब जिस तरह देखें कि शाहजेब खानजादा, ठीक है, मैं कोई मतलब जरी बात है हम एक चैनल में काम नहीं करते ना, मैंने कभी शाहजेब खानजादा के साथ काम किया है, लेकिन जिस तरीके से तूफान बदतमीजी उन्होंने एक इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू के बाद जो खबर फरीद मानेका है उन्होंने बात जो भी की है, आप उसको कहें कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने सच बोला, जो भी बात है, इस बात से कदा नजर, लेकिन शाहजेब की पर्सनल लाइफ के ऊपर उसकी अटैक करना काबिल मजम्मत है। ये किस तरीके से जो है अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो मंदुखेल साहब ने बड़ी नपीतुली गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है, लेकिन देखें एक ज़माना था जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, तनवीर ज़मानी साहिबा कोई खातून थी जो कि चैनल्स पे आके इंटरव्यूज़ दे रही थी, और उस वक्त माजरत के साथ यही ट्रोल्स थे जो कि जरदारी साहब की किरदार कुशी में दिन रात मसरूफ़ होते थे और दबा के जो है अपने सियासी मुखालफिन को फुटबॉल बनाते थे। ये तो आप दें कि आज मैं मंदुखेल साहब से पूछ रहा हूं तो वो कह रहे हैं ना मैं ना मेरी पार्टी इस पर बात नहीं करना चाहती, अवॉइड करना चाहती है। कुछ दुख या आप लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि सियासत के अंदर जिस लेवल पर चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा ये पहली बार हुई है, माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इसको कहीं रुकना भी चाहिए। अब अगर इख्तिलाफ है तो आप उस उसूल पर, दलील पर बात करके, तनकीद करके, तनकीद जितनी हो सकती है उतनी करके इख्तिलाफ करें, लेकिन गालम गलोच, ज़ाती नौयत के अटैक्स, फैमिलीज़ को टारगेट करना, ये कौन सी सियासत है? ये तो मैं माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एपिसोड होता था कराची के अंदर जब एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग होता था, तो वो बंदूक पे सारे लोगों से, चैनल से और रियासत से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता था। अब सोशल मीडिया की सूरत में हमें वो टूल नजर आता है, लेकिन रियासत ने तो ना उस वक्त सरेंडर किया ना आप करेगी, किसी ना किसी तरह ये चीज काउंटर हो ही जाएगी। लेकिन जिस किस्म की सियासत हो रही है, क्या इस मुल्क में सियासत के लिए स्पेस बचेगी? फिर तो हर बंदा एक दूसरे के ऊपर बस यही काम करता रहेगा। योर टेक ऑन। बहुत शुक्रिया। चले अब शाहजेब खानजादा और खावर मानका ने ना इमरान खान की मकबूलियत जो है ना तबाह बर्बाद कर दी है, चले इलेक्शन करा लेते हैं। मैं मुनाफिकत भी कोई करने की चीज है, दिल बड़ा कीजिए साहब, मुनाफिकत कीजिए। और मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं आपके सामने, हमसे पूछो चमन पे क्या गुजरी, हम गुजर के खजां से आए हैं। हम दुआ को है भाई अल्लाह ताला से कि किसी ऐसे को भी हालात का सामना ना करना पड़े जिसका सामना खावर मानका को करना पड़ा। जेल में रहा, बेचारे के साथ बड़ा जुल्म ज्यादती तो हुई नहीं होगी, आपको पता है, प्लेट में रख के उसको बहुत सी चीजें दी होंगी। एक शख्स तलाक के साथ बाद साबका बीवी के किरदार और उसकी पाकीज़गी की कसम खाता है वो, और किस बर्बरियत का शिकार हुआ होगा कि उसके किरदार पर झूठ का कीचड़ उछालना पड़े। अल्लाह ताला इस कौम को मजीद पस्ती में गिरने से पनाह दे और जुल्म। 15 मिनट हमने, मैं सैल्यूट करूंगा मंदुखेल साहब को, उन्होंने हम सब के मुंह पे चपेड़ मार दी। उन्होंने बता दिया हमारी औकात क्या है। वो एक शकील उर्दू सुनते रहे हम, हमारी बहन फिरदौस आशिक साहबा की। और मैं एक बात बताऊं आपको, आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पढ़ देता हूं, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। शाहजेब खानजादा को किसने इजाजत दी थी कि एक फर्द के घर के जाती मामलात आप इस तरह ओपन पब्लिक डिबेट में करें जब तक दूसरा मौकफ सामने ना हो? अगर आपने ये करना भी है प्रोग्राम, तो दूसरा फरीक आपके सामने, आपको इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। लेकिन ये गिरावट है हमारे इस मुआशरे की कि हम अब आज हमें, मेरा भाई हसन यूपी बता रहा है, क्या हम भूल गए हैं वो अपना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में क्या क्या बातें होती थी? क्या आज डिस्कस नहीं होना चाहिए कि जुनैद सफदर की शादी को तलाक क्यों हुई? भाई वो क्या वजह थी? लोग तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा समझने की बात है कि कहीं रुकना तो है ना। हम तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं कि जनाब भाई आप कर रहे हैं, वो भाई मैंने आपको याद है, मैंने 5 जून को कहा था कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो मिसाके पाकिस्तान करें आप। हम क्या कर रहे हैं? हम एक सियासी जमात को कोने पे लगा दी है और इतना बुरा हाल करके हम सब बगले बजाते फिर रहे हैं। हम कह रहे हैं बड़ा काम कर लिया, बड़ा तीर मार लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये सवाल ये नहीं है इस बात का, आप जरा समझे इस बात को। अगर हमें दीन पे और कुरान पे यकीन है ना, तो ये हमें इस तरह के काम में, मुझे ये बताएं मकसद क्या है इसका? खावर मानका क्या इतना अहम आदमी है कि उसको लाकर आप नेशनल टीवी चैनल पे बिठा दें और वो अपनी रामलीला कहानी सुनाना चाहे? तो भाई उसकी पुरानी पूछे जो उसने पहले क्या कहा था, उसके खानदान के अफराद क्या कह रहे हैं पहले। अच्छा, मैं एक सवाल में आपसे
मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप इसका मतलब, जो मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की कि इंटरव्यू पर तनकीद या तारीफ हो सकती है, इंटरव्यू पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उस पर भी तनकीद हो सकती है, लेकिन जिस नौयत के सोशल मीडिया ब्रिगेड गालम गलोच करती है, क्या ये उसकी जस्टिफिकेशन है? और क्या आप ये भूल गए कि इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा नाम एहतियात से लिया करो, तो क्या उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये तनकीद की थी कि हमारे लीडर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? इस बहस में जाए बगैर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन लें सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप बेशक उस इंटरव्यू से इख्तिलाफ करें, उस पर बेशक तनकीद करें, आप ये कह सकते हैं, अभी आपने बात की, मैंने आपको रोका नहीं है, आपका राइट है ये कहना कि आपको उस इंटरव्यू के अंदर फ्लॉज नजर आए, लेकिन जाती नौयत के हमले करना इज समथिंग एल्स। और एक चीज जरा मैं समझना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं दूसरा मौकिफ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर बुशरा साहिबा इंटरव्यू देना चाहें तो आप दिलवा सकते हैं उनका इंटरव्यू ताकि दूसरी तरफ का मौकिफ आ सके? पहली तो मैं बात बता दूं, मैं इस बात को कंडेम करता हूं। ये रवायत कौन डाल रहा है? हम क्या पढ़ गए हैं कि उसके बाद पोस्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने इस इंटरव्यू को कंडेम किया? आप लोगों में कितनों ने कहा? एक सेकंड ठहरिए ना सर, मेरी बात सुने ना, मैंने नहीं इस तरह नहीं करा करे, देखे ना, मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी ये बात की, प्रोग्राम के बीच में भी ये बात की। सर मेरी सुन लेना, हम आपके बाउंड नहीं है ना सर, हम आपके बाउंड नहीं है कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। अजहर साहब मेरी गुजारिश सुन लें, नहीं गुजारिश सुन लेना सर, आप लोग इल्जाम इसी तरह टीवी टॉक शोज में इल्जाम लगाते हैं और अब बाद में वो एक क्लिप काट लेता है आपका ब्रिगेड और वो चलाता रहता है। यहां पर मौजूद थी वो सायरा बानो साहिबा, उन्होंने एक दिन कोई गुफ्तगू की, मैं जरा गुजारिश सुन ले सर, उन्होंने कोई गुफ्तगू की और उनको मैंने वहीं पर उस सवाल का जवाब दिया और उसके बाद वो ये कह के उठी, हाँ नहीं मैं आपको नहीं कह रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूं। और आपके सोशल मीडिया ब्रिगेड ने वो क्लिप काटा और सिर्फ उनकी क्लिप चलाई और ये दिखाया कि वाह भाई वाह क्या लाजवाब किया उनके क्लिप्स जोड़ के। भाई साहब ये सब आर्ट हमें आता है, मैं जो बात करूंगा वो मैं करूंगा, मुझे अजहर सिद्दीक साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मंदो खेल साहब या हसन अयूब नहीं बताएंगे कि टीवी पे बैठ के मैंने क्या बात करनी है। आपका फर्ज है, अच्छा, आप मुझे देखें ना देखें, मुझ पे तनकीद करें, ऐसे ना करा करें कि आपने की, मैंने आपको बताया आप इख्तिलाफ करें, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड हिम और गोइंग अगेंस्ट हिम। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोग जाती किरदार कुशी तो बंद करें, आप उस पर तनकीद करें इंटरव्यू पे। जी जवाब दे दूंगा जी। आपने 3 लोगों ने गुफ्तगू की, आपने बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करी। मैं बड़ा प्यार करता हूं आपसे, तीनों ने, मैं भी आपकी बहुत, अजहर साहब मैं आपको बताया आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं भी आपकी इज्जत करता हूं अजहर साहब, लेकिन मसला ये है कि तीनों ने मेरी जात पे अटैक नहीं किया। यही तो होता है, आप लोग बात करते हैं और वो क्लिप काट के सिर्फ एक साइड का चला के फिर दिखाया जाता है। अब हमने भी फैसला किया जगह पे जवाब देंगे। जी अजहर साहब, मैंने कहा है किसी भी एंकर ने इस बात को कंडेम किया, मैंने आपका कब कहा है? मैंने तो कहा कि किसी ने कंडेम किया इस बात को। आपने कहा, आप लोगों ने कहा जी, वो आप लोगों से बुरा सारे हैं ना सर। अब अगली बात की तरफ आते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, पहली बात याद रखिएगा कि जब एक अकीदत का रिश्ता होता है ना, यानी मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक की मां को अगर कोई गाली निकालेगा तो आपका ख्याल है कि अजहर सिद्दीक खामोश रहेगा? अजहर सिद्दीक खामोशी से बैठे सुनता रहेगा? या अजहर सिद्दीक के बाप को सरेआम जलील करेंगे आप तो वो खामोशी से बर्दाश्त करेगा? जरा बात को समझिएगा। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो जो जितने सोशल मीडिया ब्रिगेड कर तो आप कह रहे हैं कि हमारे बुशरा बीबी जो है वो तहरीक इंसाफ वालों की वालिदा हैं? मेरी एक बात में जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको अकीदत की मिसाल दे रहा हूं, एक प्यार और एक लिहाज की मिसाल दे रहा हूं कि जब लीडर होता है, लीडर से प्यार करने वाले लोगों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं किसी यानी मैं क्या करूं? सर देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये है कि मैंने मैं वो एक अपना प्यार करने का, मोहब्बत का अंदाज हर एक अपना रहा है। देखिए सर, एक तो ये है कि उस इंटरव्यू के अंदर शाहजेब खानजादा ने नहीं कहा जो कुछ कहा है बुशरा साहिबा के साबिका शौहर ने कहा है। अगर तो शाहजेब खानजादा साहब ने कहा होता, हालांकि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि आप मेरे, मैं उनके, वो हमारे, हम सब एक दूसरे के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकते हैं। शाहजेब खानजादा ने उस इंटरव्यू में कुछ नहीं कहा, जो कहा है खावर मानिका साहब ने कहा है। तो खावर मानिका साहब पे तो समझ आता था कि 5 साल चुप रहे, अब आके जुबान खोल रहे हैं, तो क्यों खोल रहे हैं, जो कि मेक सेंस टू मी। लेकिन एक बंदे को सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर आप उसकी पूरी फैमिली को टैग करें, दैट्स रियली अनफेयर। और एक और चीज सर, देखिए आप मैंने आपसे कहा ना, आप उस पर इख्तिलाफ करें, ये आपका राइट है कि आपको अच्छा नहीं लगा आप उस पर तनकीद करें। क्यों वक्त जाया कर रहे हो? जी फिरदौस साहब, आप बहस में पढ़ रहे हो जिसका रिजल्ट कोई नहीं। देखिए फिरदौस साहब, आप देखिए, आपने ये चीजें बहुत क्लोजली, फिरदौस साहब आपने ये चीजें बहुत क्लोजली देखी हैं। ये बहुत इस मुल्क में तमाशा बन चुका है कि यहाँ पर हम सब तमाम लोग इज्जत से महज़ब अंदाज में टॉक शो करते हैं, सवालात करते हैं
और खास किस्म के क्लिप्स निकाल के जो है वो अपनी डोमिनेशन दिखाई जाती है कि जी हम चढ़ गए किसी के ऊपर, हमने उसको बता दिया। सारे आर्ट हमें आते हैं, हमने इस मुल्क में 16 साल तालिबान भुगते हैं, हमने एमक्यूएम भुगती है, हमने शिद्दत पसंद भुगते हैं, मिलिटेंट विंग्स भुगते हैं, ये सारे भी हम भुगत लेंगे, इनका भी हमें एंड पता है, सोशल मीडिया ब्रिगेड का एंड क्या होना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम डिसेंसी को मेंटेन रखते हैं तो पॉलिटिशियंस को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। जी फिरदौस साहब, क्या ये एक सियासी कर रही है, ये तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। जी बात ये है कि मैं अजहर साहब आता हूं आपकी तरफ, फिरदौस साहब जी। और अजहर सिद्दीक साहब को असल में प्रॉब्लम मैं समझती हूँ कि अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि लीडर का रोल क्या होता है। लीडर का काम कौम को लीड करना होता है, फॉलो करना नहीं होता। जो इस वक्त हमारे जिन बच्चों की तरफ ये किसी को कह रहे हैं कि उनकी वालिदा है और किसी को कह रहे हैं वो उनके वालिद हैं, तो ये वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों की तरबियत करते हैं। वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों को जिंदगी में जीना, माशरे के अंदर वो रवायात के साथ जोड़ते हैं, उन बच्चों की तरबियत करते हैं, ना कि वो वालिदैन जो है उनको फॉलो करते हैं। वालिदैन लीड करते हैं, वालिदैन उन बच्चों को ये समझाते हैं कि इस माशरे के तौर तरीके, रख रखाव, वज़ादारी और इख्तिलाफ करने का तरीकाकार क्या है। अगर अजहर साहब ये समझते हैं कि उनके हाँ वालिदैन जो है वो सर्टिफिकेट देते हैं बच्चों को कि जिसकी मर्जी तुम पगड़ी उछालो, जिसकी मर्जी माँ बहन एक कर दो, जिसकी मर्जी जो है वो आप क्या जिनकी वो पगड़ी उछाल रहे होते हैं, जिनको गालियाँ दे रहे होते हैं, जिनके साथ वो उल्ट पटांग मैं क्या कहूँ कि वो गैर शरई, गैर हकीकी। मैं फिरदौस साहब देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अजहर साहब के पास मैं अजहर साहब लेकिन मैं आता हूं एक सेकंड, उस औलाद की इस नेक नामी पे आंखें बंद करनी चाहिए। फिरदौस साहब पॉइंट टेकन, फिरदौस साहब आपकी वालिदैन को उन बच्चों को बताना चाहिए। फिरदौस साहब आपका पॉइंट आपका आ गया, लेकिन मैं क्या करूं इस मुल्क में। मैं आता हूं अजहर साहब आपके पास ही आ रहा हूं। मैं पे पाकिस्तान की साख को मजरूह कर रहे हैं। फिरदौस साहब आपका नुक्ता आ गया, हम किस तरफ जा रहे हैं। ओके इस मुआशरे को फिरदौस साहब आपका पॉइंट आ गया, रीबिल्ड होना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ताकत से होना है। राइट अजहर साहब, इंशाल्लाह होगा। अजहर साहब अच्छा, मैं बड़ा मसला, बड़ा प्रॉब्लम बड़ा ये है कि हर कोई समझता है जो मैं कह रहा हूँ वो सच और हकीकत है। बड़ी सिंपल सी बात है कि इस माशरे को हम सब ने आगे लेके चलना है। सिर्फ एक सियासी जमात को एक्यूज क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैं बता दूं आपको, उनके सोशल मीडिया के क्लिप मैं बता दूं। आपको याद नहीं है राना सनाउल्लाह क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, हमारे एंकर्स के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या मोहतरमा बुशरा बीबी के बारे में आसमान शराजी ने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं नहीं जाना चाहता उनकी तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, हम तो एक डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे, हम पढ़े लिखे वो लोग थे जो। देखिए सर मुझे ये बताएं, मैं एक बात करना चाहूंगा। मैं आपका नुक्ता आ गया जी, पॉइंट आ गया, मैं समझ गया। मैंने जरा कादिर मंदोखेल साहब और हसन की तरफ एक मिनट हसन आपकी तरफ आता हूं जी। मैं आपका दोनों का पॉइंट आ गया। देखें मसला ये, मैं तो अब सच्ची बात है इस मामले पे बिलीव ही नहीं करता। हमें शहरियार आफरीदी साहब ने बताया था कि आर्मी चीफ भी कौम का बाप होता है। अब उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। फिर आपकी पार्टी ने जो साबिक आर्मी चीफ के ऊपर कैंपेन की, एवरीवन नोज, ठीक है सर सुन तो लेना गुजारिश। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये स्टाइल अडॉप्ट करना है तो जब खान साहब ने मरियम बीबी के ऊपर जलसे में कहा था मेरा नाम इसने इस तरह ना लिया करो, मैं वो लफ्ज भी अपने टीवी पर इस्तेमाल करना चाहता, तंजीम साजी का भी जिक्र किया था, तो अगर आपके लोगों ने उन पे तनकीद की होती तो हम समझते हैं कि यार बड़े उसूल पसंद लोग हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका महात्मा जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी कौम जो है वो कोई थर्ड क्लास सिटीजन है, या कोई थर्ड क्लास सिटीजन नहीं है, शायद उनके कल्ट वाले होंगे, लेकिन जो लोग अकल और शऊर रखते हैं वो सही गलत पे तनकीद करते हैं। अदर साहब जी, हसन साहब। अच्छा मैं सर ये बात करना चाहता हूं, और जरा जल्दी कीजिएगा, मैंने फिर वो कादिर साहब को तो एक लाइन की बात है। आपको याद होगा कि ऑडियो लीक कैसे करें जिसमें खातून अव्वल जो उस वक्त साबिक खातून अव्वल बोल चुकी थी कि उन्होंने कहा कि जो एक मिनट दे दें उनको मुकम्मल करने दें। जी अजहर साहब, क्या करें आप जरा बात को समझे कि इस हवाले से हम लोगों ने उस वक्त ऑनलाइन रूल्स और बहुत सी चीजें डिवाइस करने की कोशिश की थी, नहीं होने दी डिवाइस। आज भी रेगुलेट नहीं होने दिया चीजों को, आज आप रेगुलेट कर ले, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक सही है, ओके सर पॉइंट आ गया आपका। जी हसन, कोशिश की है ये कोशिश सर आपका नुक्ता आ गया। नहीं ये कोशिश थी कि जब वो मामला हुआ कि उन्होंने कहा जी कि कोई भी अगर हम पर जो है ना तनकीद करे, अरसान बेटा, ऑडियो याद है आपको, अरसान बेटा जो हम पर तनकीद करे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। ये ऑडियो आपने सुनी थी? ये किसकी ऑडियो थी? ये बुशरा बीबी की ऑडियो थी।
अब क्या आपको इस बात की, मतलब मुझे तो कम से कम यकीन है कि अब शाहजेब खानजादा की फैमिली के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये बुशरा बीबी नहीं जो है वो शायद करवा रही हूँ। उन्होंने पहले ही जो अरसलान साहब थे उनके सोशल मीडिया देखते थे, उन्हीं के जरिए वो ये तमाम के तमाम मुमकिन है आज रात आपकी और हमारी भी शुरू हो नहीं हो जाए यार, हो रही है वैसे भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। बात ये है कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि शाहजेब खानजादा आज शाहजेब खानजादा के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, मंदोखेल साहब पर करेंगे, परसों मुझ पर करेंगे, नहीं ये करते हैं जी, मैं कभी परवाह नहीं करता, करते रहे, कोई मसला नहीं, हमारा काम अपना काम करना। मैं अदर साहब आपको पॉइंट आ गया सर। अब जरा मंदोखेल साहब को तो आज शराफत का इतना नुकसान हुआ है, अमली तौर पर जो है वो कह रहे होंगे इस मौके पे मैं कोई 2 लाइनें ही बोल देता, मैं तो बिल्कुल ही मेरा चांस ही चला गया। मंदोखेल साहब जरा आप मुझे ये बताइएगा, ये जो अदालत से आज रिलीफ मिला है, आपको क्या लगता है इस मामले में जो है वो ये जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया गया, जरा टॉपिक चेंज करते हैं, ये आपके ख्याल में जेल ट्रायल दोबारा बाहर हो जाएगा? वकील भी हैं, समझते हैं, ये किस तरह का रिलीफ है चेयरमैन पीटीआई के लिए आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल में कोई रिलीफ नहीं है। उसकी वजह एक ही थी जेल ट्रायल का। एक तो जो पीपल्स पार्टी के दौर में आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस कराया है, वकला को, फैमिली को, मुलजिम तक रिसाई, और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है। वैसे थे सोशल वर्कर, हम तो जेल ट्रायल की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो हुकूमत ने रीज़न पेश किए वो ये था कि जेल ट्रायल इस वजह से कि बाहर आके अमन अमान का मसला बनते हैं। यकीनन पीटीआई के कारकुन आते हैं और शोर शराबा भी होगा, और पिछले दिनों में जो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो भी सबके सामने। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने उसको इनसाइड ट्रायल कराता है, क्योंकि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो इस तरह मुलजिमान होते हैं कि या तो उनकी जान को ख़तरा है या उनसे किसी को ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत हाल में जेल के अंदर अदालतें बनी हुई थी। लेकिन अब जो इनको ये जेल ट्रायल लोग गैर कानूनी करार दिए, अब देखते हैं सूरत हाल कि उसको ये हुकूमत अपील दाखिल करते हैं या वो इमरान खान साहब को आम रेगुलर अदालत में लेके आते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अमन अमान के मसले की वजह से किए, और अगर कोर्ट ने की है तो उसकी अपील भी की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत अगर कहे कि नहीं जी हम हैंडल कर लेते हैं, कोई नहीं है, रेगुलर अदालत में लाया जाए। रेगुलर अदालतें में दूसरे मुलजिमान भी जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी जाते रहे, नवाज शरीफ साहब भी जाते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क अमन अमान का आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ मुमकिन है कि हुकूमत अगर हैंडल नहीं कर सके तो वो अपील दाखिल करेंगे। अदरवाइज़ इतना बड़ा न तो इशू है ना इतना बड़ा कोई ये रिलीफ है मेरे हिसाब से जिसका जिक्र किया गया कि। और मैं वैसे करता हूँ आम तौर पे, मैं दोबारा कहूँ कि वैसे थे सोशल वर्कर हम आर्टिकल 10A को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। वो 10 ये है कि मुलजिम को अपनी वकला, फैमिली और सारी चीज़ें जो है उसको एक्सेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल चेंज है, क्या सूरत है, इतने बड़ा रिलीफ नहीं है। और अगर आप रिलीफ को अब कंपेयर करते हैं तो आप रिलीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के साथ कंपेयर कर ले, जो अज़हर सदीक साहब वकील है, आपने भी दुनिया देखी है। तो आप ये बताओ कि अदालत का जो अपील का टाइम होता है वो 20 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और बाकी अदालतों का 1 महीना होता है। तो 1 महीने के बाद अगर आप 2 दिन भी डिले हो जाते हैं, और ये मेरे पीछे जो आपको लाइब्रेरी नज़र आ रही है, ये सारे भी हम सर पे उठा के ले जाते हैं, मैलाड करते करते कि बाबा ये माना था, बाप मर गया, माँ मर गया, फलां हो गया, डिंगा हो गया, सॉरी टाइम बार्ड। तो यहाँ कौन सा टाइम है? 4.5 साल बाद भी टाइम बांट दिए, और वो भी मौसूफा है इलेक्शन लड़ने के लिए। आने से पहले एज ए मुजरिम उसने ऐलान भी कर दिया कि मैं लिख के देता हूँ मैं 4थी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म होगा, और फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। और शहबाज शरीफ साहब जो सिंध का कभी दौरा किया ही नहीं है, अब वो सिंध के दौरे भी कर रहे हैं और कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो मेरे सवाल ये है कि थोड़ा सा अगर फेयर ट्रायल की आप बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में और अंग्रेज़ की 100 साल तारीख में, 177 साल तारीख में पाकिस्तान में 2 मिसालें हैं, और वो दोनों नवाज शरीफ साहब के लिए। पहले 6.5 साल बाद आया था, उसको रिलीफ मिल गया, अब 4 साल बाद आ गया। तो मुझे तो ये समझ लो कि पाकिस्तान जो दुनिया का जुडिशल सिस्टम 139 नंबर पे इन्हीं हरकतों की वजह से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। फिरदौस साहब ये बताइएगा कि ये जो बात अभी मंदोखेल साहब कर रहे हैं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है मियां साहब को, या जो बिलावल साहब की तनकीद है, आप लोग उसको क्या सियासी गोलाबारी समझ रहे हैं, या फिर लगता है कि नहीं संजीदगी से पीपल्स पार्टी जो है वो
PMLN को टेक ऑन कर रही है कि भाई ये सिस्टम के बेनिफिशियरी हो रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यकीनन इस वक्त पीपल्स पार्टी में एक नई जान डालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और मुर्दा जिस्म में जान डालना जो है वो जितना मर्ज़ी आप जोर लगा लें, एफर्ट कर लें, हर तरह की कोशिशें कर लें, जदीद साइंस के अंदर भी आज तक उसके अंदर कोई वो नहीं है सोल्यूशन, अचीवमेंट या सक्सेस का चांस कोई नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है इस वक्त, जरदारी साहब ने एक वक्त में विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू किया हुआ है। जिस एंड पे वो बैटिंग कर रहे हैं उस एंड पे वो बुर्दबारी से, तहम्मुल मजाजी से इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार करते हुए अपनी पॉलिटिकल स्पेस और विकेटें जो है उनको बचा के खेलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ विकेट के बिलावल साहब को बाउंसर मारने के लिए और मुखालफिन को ललकारने के लिए, और जो हमारी रवायती सियासत है बड़कों की, उस पे लगाया हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पंजाबी की कहावत है कि कवा नू तीनू तो सुनावा नू नू, तो वो जिनको सुनाना चाहते हैं खुल के सुनाएं, नाम लेके बताएं कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा है और क्यों कर रहा है, और पीपल्स पार्टी को स्पेस क्यों नहीं मिल रही। ये तो वो ज़िद्दी बच्चे वाली आओ बकाया है कि मुझे चुने, मेरी तरफ नजर करम करें, मुझे सिलेक्टेड कर लें, मुझे चहेता बना लें, मुझे लाडला क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो ये सारी जो चाहत और ख्वाहिशात के साथ जुड़ा सियासी बयानिया है, ये मुझे कोई रिजल्ट देता नज़र नहीं आ रहा। अल्टीमेटली जो जरदारी साहब की सियासत है फहम और फरासत के साथ जुड़ी, उसी से उन्हें पॉलिटिकल स्पेस और अपनी जो अवेलेबल स्पेस इस वक्त है उसको सिक्योर करने में मदद मिलेगी। ये जो एनक्रोचमेंट पॉलिटिक्स है कि हम दूसरों की पिच पे जाके एनक्रोच करके हम उनको सियासी तड़का लगा के, वो सियासी हेडलाइंस तो बन सकती हैं, मीडिया हेडलाइंस तो बन सकती हैं, लेकिन उन हलकों के अंदर PTI समेत जितनी भी जमातें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वो नून लीग हो या IPP हो, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अभी वो तगोदो ने मजीद करनी पड़ेगी, और इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं होगा जी के अंदर अदर देन सिंध। और वहाँ कादिर मंदोखेल साहब, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? इतना आसान काम नहीं है। जी, सवाल तो मैडम से बनता नहीं था, मगर फिर भी आपने नून लीग के बजाय उनसे कर दिया है, और एक मरतबा फिर IPP ने साबित कर दिए कि वो नून लीग की बी टीम है। और जिस तरह एक बादशाह सलामत को मुजरिम बादशाह सलामत को मैदान में उतारा जा रहा है, और इसी तरह दो प्यादे, एक परवेज़ खटक साहब और एक नाइल जहांगीर तरीन साहब को उनके वजीर बना के और उनको पाकिस्तान की सियासत में मुसलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद है? ठीक है, मुझे बोलने थे। जी, सपोर्ट किया, बिल्कुल शुक्रिया आपका, आपने सपोर्ट किया, लोगों ने भी बताया। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस बात से तो आप अगर मेरे पार्टी के ऊपर बात करेंगे तो यकीनन हम भी हक रखते हैं उसका जवाब देने के लिए। हम स्पेस क्यों मांग रहे हैं? कल भी आपके साथ शो में मैंने वसीम बादामी साहब के शो में ये बात की थी, आज मैं दोहरा देता हूँ। हमें स्पेस वेस कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन, जहाँ उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल से अजहर सिद्दीक साहब वकील ही जानता है, आप भी जानते हैं इलेक्शन कानून जो है ना, ये है कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है उससे पहले वो कोई तरक्याती कामों पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। मेरे 2 साल पुराने प्रोजेक्ट पे पाबंदी लगा है, जो टेक्निकल वजह से डिले हो रहे थे उस पर पाबंदी लगा दी है। सिंध में जो सैलाब ज़दगान के जो लोग गर्फ में डूबे हुए 90%, उसके लिए जो पीपल्स पार्टी ने मकानात के ऐलान किए उनके फंड रोक दिए गए। दूसरी तरफ पंजाब में वो चल रहा है, और फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म ने अभी पिछले हफ्ते 29 अरब रुपए के तरक्याती काम मंजूर किए काबिना ने। वो भाई किस हैसियत से आप तो आ गए निगरान, आप तो आ गए इलेक्शन कराने, आपको क्या जरूरत है तरक्याती काम? और फिर
अच्छा, उसके बाद एक जुमला और, इसके बाद उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा ली, अभी शेड्यूल नहीं है। सिंध में जो उसने ट्रांसफर पोस्टिंग में पाबंदी लगाने के बावजूद निगरान हुकूमत ने तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन मुंह देखते रहता था। पंजाब में प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन तो बहुत एब्सटेन कर रही है लेकिन पीपल्स पार्टी दबाकर तनकीद कर रही है पीएमएलएन पे। आपके ख्याल में ये जेन्युइन लड़ाई हो रही है अब, या सिर्फ इलेक्शन तक के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है, नूरा कुश्ती है, या वाकई एक दूसरे पे संजीदा तनकीद कर रहे हैं? देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, लेफ्ट की जमात है और हमेशा हक और सच की बात, देखें वो बाकी बातें अपनी जगह आप करते रहें, जहां तक करप्शन का बयानिया है, जहां तक बाकी चीजें, वो हम अपनी जगह कायम रखेंगे। लेकिन ये बात मैं तारीफ करूंगा कि तारीख में साबित किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो एक जमहूरी जमात और जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो बातें कही हैं उन्होंने सब हकायक पर मबनी है। मैं मिसाल के तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है, 13 साजिश केस में 7,000 दिन पता नहीं कितनी डिले थी, वो काम आपके सामने। अभी रिसेंटली आप देख लें, आप जो एवनफील्ड के केसेस में जो कुछ हुआ ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और अगली जो बात वो कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हूं। मेरा ख्याल था कि इस्तेहकाम पार्टी जो है ना वो बैलेंस बात करेगी, लेकिन उनका टिल्ट अभी भी नजर आ गया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शायद बी टीम के तौर पर किरदार अदा करना चाहती है। लागे आखिर में लगता है इनको कोई यकीन दहानी दिला दी है कि हुकूमत हमने बैठकर मिलानी है। मैं छोटी सी मिसाल, मैं बात खत्म कर, देखिए आपके बाद में गुफ्तगू नहीं करते ना किया करें, ना करे ज्यादती बात खत्म कर दूं, जवाब दे दीजिएगा। जी अदर साहब क्विकली जरा बात कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है जी। कुरान मजीद सामने रख लिया कर रहे हैं। मैं हमेशा जो साथ बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बात कर रहा होता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं मिलना इस बात का। अच्छा अदर साहब, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आपको नोटिस जारी हुआ है, आप तक पहुंच गया है और वैसे आपका स्टांस क्या होगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अपना ना एक तो सोशल मीडिया टीम सारे मामलात को देखती है और क्या कहा है कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बताई थी ना कि ये फलां तुसी उत्थे पा दो ए तुसी आज तुसी मौका ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। मेरी गल सुन ना, आज तुसी शेख रशीद साहब वाला काम ਕੀਤਾ है कि सोशल मीडिया ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ नहीं मेरी गल सुन, गुड शॉट आई मस्ट से दैट कर दिया सवाल को। नहीं बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं तो फेस करता हूँ भाई, मुझे तो 20 साल 25 साल हो गए। अकाउंट इनका था ना, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा, मतलब हसन अयूब ने आपको कहा कि ये सवाल कर दे, मैं मजाक कर कह रहा हूँ, छोड़े मैं इसका जवाब दे दूं आपको। बड़ी सिंपल सी बात, ये तो सर मैंने आपसे वैसे ही सवाल करना, हसन अयूब क्यों कहेगा? सुनिए, ये तो वैसे उनकी राय थी मेरे को। पहले मैं बता देता हूँ आपके सामने। देखिए, वो सारा मेरा जो काम वो जवाब मैं क्या देना है क्या नहीं देना, जब मुझे थोड़ा वक्त कम है अजहर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी अगर। जी अच्छा, देखिए उसका जवाब मैं वाज़ेह तौर पर दे दूंगा। मैंने क्या कहा, मैंने इन्फॉर्मेशन ही दी है जो बाकायदा अभी आप जस्टिस काजी फाइसा के दौर से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा, जब मैं वो खोलने पे आया तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। अब आते हैं अगली बात की तरफ, जो बात आप कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बड़ा बेहतरीन मौका था। मैंने 5 जून से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। हम ये ग्रोही सियासत से, इन चीजों से निकल कर मुल्क को अगले साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे इस मुल्क के अंदर। इलेक्शन कमीशन एक बायस किरदार अदा कर रहा है, सामने है। निगरान हुकूमतें जो रोल प्ले कर रही हैं वो नहीं है। आज 18वीं तरमीम के इसलिए नहीं की थी कि ये बैठकर इस तरह की निगरान हुकूमतें आ जाए, इस तरह का इलेक्शन कमीशन आ जाए। मुझे कहने की क्या जरूरत है? चले, आप भी कह रहे हैं कि डायलॉग करने की जरूरत है, क्योंकि डायलॉग के बगैर ये मसला नहीं होगा। फिरदौस साहब 1 मिनट, फिर मैंने जाना है हसन के पास, सिर्फ 1 मिनट में आप जवाब दीजिएगा जो आप बात करना चाह रहे हैं। देखिए, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का एज अ रेगुलेटरी बॉडी जो रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अजहर साहब, मेरे प्यारे भाई जो है वो वकील है, मुझे तो कानून मैंने पढ़ा नहीं है, डॉक्टरी पढ़ी हुई है, तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो 3.5 साल थे, हमने उस इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं एम्पावर किया? क्यों नहीं हमने वो रिफॉर्म? उस वक्त तो तारीफें करते थे। इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन इतना मजबूत, मेरे इंटरव्यू में कहा था खान साहब ने कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे देखते। आपको वकालत आती थी, मुझे तो डॉक्टरी आती है ना। चले, पॉइंट टेकन जी, वक्त कम है, मैं माजरत चाहता हूँ। पॉइंट आप दोनों का नुक्ता आ गया जी। हसन 1.5 मिनट, वो उन्होंने कहा क्या आप ये जवाब नहीं, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने साहब के लिए कुछ अजहर साहब के लिए मैंने क्या बात करनी है, उनको नोटिस हुआ, जवाब दे ना दे वो तो उसका आपस में जवाब देना है। जी फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त जरा कम है। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि बिलावल साहब जिस तरह हर रोज
लेवल प्लेइंग फील्ड और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है इंतखाबात में फेवरेट करार दे रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद जो है वो बी टीम का जो है ना वो ओहदा संभाल ली है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़ें, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये 2 तिहाई अक्सरियत आ रही है, वो ये कर रहे हैं, वो लाडला है, वो सब कुछ है, तो मुस्लिम लीग नवाज की हवा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद बना रहे हैं। अब वो देखें कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में लोग देखते हैं कि हवा क्या चल रही है, मेरी बात की उस तरीके से हवा अगर खुद बना रहे हैं आप, वो आगे से उनको जवाब नहीं दे रहे। फिरदौस आशिक आवाज साहब तो एक पॉलिटिकल है, अजहर साबकर है तो एक पॉलिटिकल वर्कर है। ये जो आप तजनिगार बिठाते हो तो उनको बोलो। भाई साहब, मैंने आपके बारे में जनाब बंदूखेल साहब बात की ना, माजरत के साथ मुझे अपनी राय देने का इज़हार, आपसे मैंने डिक्टेशन नहीं लेनी मोहतरम, मैं अपनी बात करने का खुद मुझे इख्तियार है, मैं आपसे डिक्टेशन नहीं ले सकता। मैं आप पर भी तनकीद करूंगा, मैं फिरदौस आशिक साहब पर भी करूंगा। बंदूखेल साहब आपका, हसन अयूब साहब आपका, मैं बात को कैसी कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूं। वक्त की कमी तनकीद है ना, तनकीद करने का मेरा हक है, मैं हर एक पर तनकीद कर सकता हूं। थैंक यू सो मच हसन, आप तमाम तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम देखा तनकीद बिल्कुल कीजिए, मुखालफत भी कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो अखलाक से गिरी हुई कैंपेन्स हैं ये बंद करनी होंगी। रियासत को सही नोटिस लेके सही एक्शन करना चाहिए, इस चीज़ को भी जिस हद तक कर्ब किया जा सकता है करना चाहिए। तनकीद का मतलब तनकीद होना चाहिए, ज़ाती हमले नहीं। अदरवाइज इस मुल्क में जो है फिर किसी की भी कोई कल्चर और इज्जत नहीं बचेगी। फिर यहाँ पर जो है लोग पर्सनल स्कोर्स अपने एक दूसरे के साथ खुद सेटल करेंगे। आदिल बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।